फनी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। गरीब पिज्जा वाली। एक गांव में राजू रहता था। राजू की अभी नई नई शादी हुई थी। उसकी शादी शहर से होकर आई थी और उसकी पत्नी का नाम टीना था। पर राजू बहुत गरीब था और टीना के माँ बाप ने उसकी शादी इसलिए कर दी थी क्योंकि वो राजू को पसंद करती थी। पर गरीब होने की वजह से उन लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। और एक दिन टीना ने कहा, अजी सुनिए, आप कोई अच्छा काम क्यों नहीं देख लेते हैं? मेरा तो गुजारा ही नहीं हो पाता है। मैं तो कोई सामान ही नहीं ले पाती हूँ अपनी पसंद का। अरे टीना, तुम्हें तो पता ही है ना, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ से भी अब काम छूटने वाला है, तो क्या काम देखूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर अगर ऐसा रहा तो फिर हम लोग अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? वैसे भी मैं शहर से आई हूँ, मुझे ये गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही हो जाएगा। पर पहले मुझे काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आप कोई अच्छा सा काम देख लीजिए। मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। ठीक है, तुम पिज्जा मंगा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छोटी मोटी चीजों के लिए रोकूं। और ये कहकर राजू वहाँ से चला गया और फिर टीना पिज्जा ऑर्डर कर देती है। कुछ देर बाद जब पिज्जा आता है तो वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये कैसा पिज्जा है? इससे अच्छा तो मैं खुद ही घर पर बना लेती। और वो ये कहकर बेमन से सारा पिज्जा खा लेती है। जब शाम को राजू घर आता है तो वो टीना को परेशान देखता है। तभी वो उससे कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अजय क्या बताऊं, एक तो ये गरीबी और ऊपर से सारे पैसे भी बेकार चले गए। मैंने जो पिज्जा मंगवाया था बहुत ही बेकार था। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही बना लेती। मुझे तो पिज्जा बनाना आता भी है। कोई बात नहीं, अगली बार बना लेना। वैसे भी आज मुझे मालिक ने मना कर दिया है, अब मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? राशन भी खत्म हो चुका है और जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब तो कोई ऐसा काम देखना पड़ेगा जिससे हमारा गुजारा आराम से हो जाए। तभी टीना की नजर पिज्जा के डिब्बे पर जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि जब वो पिज्जा बना ही लेती है तो क्यों ना पिज्जा का काम खोले। और फिर वो अपने पति से कहती है, सुनिए, क्यों ना मैं पिज्जा का काम करूं? वैसे भी गांव में कोई पिज्जा नहीं जानता। अगर हमने यहाँ पर पिज्जा का काम खोल लिया तो अच्छा चलेगा। कह तो तुम ठीक रही हो, पर इसके लिए पैसे भी तो होने चाहिए और अभी हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर मेरे पास कुछ गहने रखे हुए हैं, हम उन्हें बेच देंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने गहने बेचो, क्योंकि एक तो मैं तुम्हें कुछ लाकर दे नहीं पाता हूँ और ऊपर से तुम्हारे गहनों को और बेच दूं। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर काम चल गया तो फिर से गहने आ जाएंगे, ये तो सोचिए ना। टीना के ज्यादा कहने पर राजू मान गया और टीना बाजार जाकर गहने बेच आई और फिर वो पिज्जा का सारा सामान ले आई। वही राजू ने ठेले का इंतजाम कर दिया, क्योंकि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दुकान खरीद सके। इसलिए उन्होंने ठेले से ही अपना काम शुरू कर दिया। पहले दिन उन्होंने ठेला गांव के बीचों बीच में लगाया, पर नई चीज होने की वजह से गांव वाले पिज्जा खाने के लिए नहीं आए। लगभग पूरा दिन गुजर चुका था, पर अभी तक उनके ठेले पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था, जिसे देखकर टीना काफी ज्यादा परेशान हो गई और उसने अपने पति से कहा, अजी अभी तक कोई हमारे ठेले पर क्यों नहीं आया? क्या किसी को पिज्जा पसंद नहीं है? अरे ऐसी बात नहीं है, आज पहली बार ही तो ठेला लगा है, धीरे धीरे करके ही ग्राहक आएंगे। पर कब आएंगे? मुझे तो एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा। ऐसे तो हमारा सारा सामान बेकार हो जाएगा। तुम चिंता क्यों कर रही हो, भगवान पर भरोसा रखो। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम रोहन था और उसने उन दोनों से कहा, अरे ये क्या चीज है, ये तो नई लग रही है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा है। अरे ये पिज्जा है जो शहर में मिलता है। क्या पिज्जा? मैंने तो इसके बारे में काफी सुना है। कितने रुपए का है ये? बस 100 रुपए का है। ठीक है भाई, एक पिज्जा मुझे भी दे दो। इसके बाद टीना पिज्जा बनाती है और वो रोहन को पिज्जा खिलाती है। जब रोहन पिज्जा खाता है तो वो काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट बना था। और उसने टीना से कहा, अरे वाह भाभी जी, पिज्जा तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा बना लेती हैं आप। मैंने तो इससे पहले इतना अच्छा पिज्जा कभी भी नहीं खाया। आज के बाद तो मैं आपकी ही दुकान पर आया करूंगा।
ये सुनकर राजू और टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर रोहन वहाँ से चला जाता है और गांव में जाकर उस सभी को पिज्जा के बारे में बताता है। जब गांव वाले पिज्जा के बारे में सुनते हैं तो सभी पिज्जा खाने के लिए आ जाते हैं। नया होने की वजह से टीना का पिज्जा बहुत ही जल्दी बिक जाता है, जिससे उसकी बहुत अच्छी कमाई भी हो जाती है। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और घर आने पर टीना बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, देखिए आज हमारी कितनी कमाई हुई है। इतनी तो आप मजदूरी में भी नहीं कमाते हैं, उतना तो हम लोगों ने घर पर ही कमा लिया। और ये कहकर वो पैसे गिनने लगती है। पैसे पूरे 3000 थे, जिन्हें देखकर राजू भी बहुत खुश हो जाता है और वो टीना से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, आज तो हमारी बहुत अच्छी कमाई हो गई है। अब तो हम लोगों को कल की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम लोग अच्छा पिज्जा देंगे तो सभी हमारी दुकान पर ही पिज्जा खाने आएंगे। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इससे हमारी कुछ ही दिनों में गरीबी दूर हो जाएगी और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। इसके बाद अब वो लोग उसी तरह पिज्जा बनाने लगे और धीरे धीरे उन लोगों का पिज्जा गांव-गांव में फेमस हो गया, जिस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए और अब उन्होंने अपनी एक बड़ी सी दुकान खोली, जिससे वो लोग बहुत ही खुश थे और आराम से अपनी पिज्जा की दुकान चला रहे थे। पर अभी भी अपना राजू संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो आज टीना की वजह से ही यहाँ तक पहुँच पाया था। और उसने टीना से कहा, मुझे तुम्हें कुछ देना है। तुमने जो अपनी धरोहर मुझे दी थी, जिसकी वजह से आज हमारी इतनी बड़ी दुकान हो गई है, मैं तुम्हें वो लौटाना चाहता हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो हम दोनों की मेहनत है ना। मुझे पता है, पर फिर भी तुमने अपने जेवर रखकर ही तो पिज्जा की दुकान खोली थी और मैं चाहता हूँ अब तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे जेवर बनवाऊं। इसलिए कल सुबह हम लोग पहले सुनार की दुकान पर चलेंगे। ये सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसके बाद अगले दिन राजू सबसे पहले टीना को सुनार की दुकान पर ले गया, जहाँ पर वो उसे बहुत सारे जेवर दिलवाता है, जिसे देखकर टीना बहुत खुश हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे बारे में इतना सोचते हैं। अरे पगली, सोचूंगा क्यों नहीं, तेरी वजह से ही तो आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वैसे तो गरीब का गरीब ही रहता। क्यों, सही कहा ना पिज्जा वाली। ये सुनकर टीना मुस्कुरा देती है और फिर वो लोग घर आ जाते हैं और अब आराम से पिज्जा बनाकर बेचा करते हैं और अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे होते हैं। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हर हालात में सफल हो पाएंगे और उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। लालची कबाब बिरयानी वाला। एक गांव में सोहन रहता था। सोहन वैसे तो किसान था और अपने खेतों में खेती करके गुजारा करता था, पर एक बार गांव में सूखा पड़ गया, जिस वजह से सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि लोगों के बस में अब फसल को उगाना नहीं था, जिस वजह से जो किसान थे वो गांव छोड़कर जाने लगे। ये देखकर सोहन भी काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसकी खेती भी सारी बेकार हो रही थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या मुझे भी गांव छोड़कर चला जाना चाहिए? अजी गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ, और चले भी गए तो फिर रहेंगे कहाँ? हमारा सब कुछ तो इसी गांव में है, और वैसे भी सूखा कुछ ही दिनों के लिए पड़ा है। हमेशा तो ऐसा रहेगा नहीं। आप कोई दूसरा काम देख लीजिए। क्या काम देखूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी आपको जो देखना है देख लेना। वैसे आप बताइए तो आज मैं आपके लिए बिरयानी बना दूं, वो भी कबाब वाली, क्योंकि कबाब बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बिरयानी का नाम सुनकर सोहन के दिमाग में एक उपाय आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। ठीक है, आज तुम कबाब बिरयानी बनाओ और मैं भी इसी काम को शुरू करूंगा, क्योंकि बिरयानी तो तुम बना ही लेती हो, बस सामान में ले आया करूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी गीता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन ही वो कबाब बिरयानी बेचना शुरू कर देती है। वो बिरयानी घर से बनाकर ही लाता था, क्योंकि बिरयानी गीता बनाती थी, वो तो बस उसे बेचता था। वहीं कबाब बिरयानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए वो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करती थी। जब गांव वालों ने सोहन की कबाब बिरयानी देखी तो वो सभी उसकी दुकान पर आने लगे, जिससे उसकी खूब बिक्री होने लगी।
क्योंकि उसकी बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो गई थी। इसी के साथ दूसरे गांव के लोग भी उसकी बिरयानी खाने आने लगे। अरे भैया, किस तरह बिरयानी बनाते हो तुम? तुम्हारी जैसी कबाब बिरयानी यहाँ पर कोई नहीं बना पाता। पता है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अरे भैया, ये तो हमारा सौभाग्य है। बस कुछ नहीं, आप लोगों की दुआ से ही ये इतनी स्वादिष्ट बन जाती है। बस भैया, इसी तरह ईमानदारी से बिरयानी बनाते रहो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। आप लोग बस इसी तरह मेरी दुकान पर आते रहना। मैं इसी तरह कबाब बिरयानी बनाकर खिलाता रहूंगा। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सोहन बहुत ही खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम भी काफी अच्छा होने लगा था, जिस वजह से सूखा धीरे धीरे खुशहाली में बदल रहा था, क्योंकि अब महीने में 2 बार बारिश हो जाती थी, जिस वजह से जो गांव से लोग चले गए थे वो वापस गांव में आने लगे। और जब उन्होंने सोहन की कबाब बिरयानी खाई तो उन्हें भी उसकी बिरयानी काफी अच्छी लगी, जिससे उसकी दुकानदारी और ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ सोहन को घमंड भी आने लगा और उसके मन में लालच भी आ गया, क्योंकि वो चाह रहा था कि अब वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और लागत कम लगाए। और एक दिन उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, अजी सुनती हो, तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकती जिससे लागत कम लगे और हमें बचत ज्यादा हो? ए जी, क्यों? क्या हो गया? क्यों बचत कम हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, क्योंकि जितनी जल्दी अमीर हो जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा ही होगा। मुझे पता है, पर कोई भी काम एकदम नहीं होता है। आप धीरे धीरे लगे रहिए। वैसे भी सभी को हमारी कबाब बिरयानी बहुत ही पसंद है। हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैंने जितना कहा है उतना बताओ। क्या बिरयानी कम सामान डालकर नहीं बन सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकती? मैं कल से बना दूंगी। पर अगर आप इससे ज्यादा नुक्स निकालेंगे तो आप खुद ही बना लीजिए। ठीक है, मैं खुद ही बिरयानी बना लूंगा। मुझे तेरी जरूरत नहीं है बड़ी आई कबाब बिरयानी बनाने वाली। और इस तरह वो अपनी पत्नी से लड़ाई कर लेता है। वहीं गीता अपने पति से गुस्सा होकर मायके चली जाती है। वहीं सोहन अकेला रह जाता है और अगले दिन वो अपनी कबाब बिरयानी में कबाब कम डालता है और सामान भी काफी कम डालता है, जिस वजह से जब ग्राहक मदन उसकी दुकान पर आता है तो वो उससे कहता है, अरे भैया, आज तुम्हारी बिरयानी में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहे? और आज कबाब भी कितने कम लग रहे हैं, क्या हुआ? अभी तो महंगाई भी नहीं हुई है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभार हो जाता है। कल से अच्छी बिरयानी बनाकर लाऊंगा। ठीक है भैया, वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही बिरयानी खाने आता हूँ। ये सुनकर सोहन के मन में और ज्यादा लालच आ रहा था और अगले दिन उसने फिर उसी तरह बिरयानी बनाई, पर उसे पता नहीं था कि गीता मिट्टी के बर्तन में कबाब बिरयानी बना रही थी। उसने तो स्टील के बर्तन में ही बिरयानी बना डाली। अब तो वो रोजाना इसी तरह बिरयानी बनाने लगा और कभी कभार तो वो अपनी कबाब बिरयानी में 1-2 दिन रखे हुए कबाब भी डालने लगा, जिस वजह से उसकी बिरयानी का स्वाद काफी ज्यादा खराब हो गया और अब उसकी दुकानदारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं एक दिन जब वो कबाब बिरयानी बेचने आया तो उसने देखा उसके सामने एक नई दुकान खुल गई है और उसने भी कबाब बिरयानी लगाई। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ। अरे भैया, तुमने मेरी दुकान के सामने दुकान क्यों लगा ली? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पहले से ही दुकान है? मुझे पता है, तो क्या हुआ? ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किसी दुकान के सामने दुकान नहीं लगा सकते? हाँ, मुझे पता है कि नहीं लिखा है, तो भी मैं तुम्हें यहाँ पर दुकान नहीं लगाने दूंगा। पर उसने उसकी बात नहीं मानी, जिस वजह से सोहन और ज्यादा दुखी हो गया और उसे अपनी पत्नी गीता की याद आने लगी। वहीं उसने देखा कि उसकी कबाब बिरयानी से ज्यादा सामने वाली दुकान की बिरयानी बिक रही थी, क्योंकि वो उससे सस्ती और अच्छी बिरयानी दे रहा था। ये देखकर वो अब और ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसने अपने लालच की वजह से अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया और अब वो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता था। इसलिए वो उसके मायके गया और उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मेरी दुकान अब बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो तब ज्यादा बचत की पड़ी हुई थी ना। लो, कर लो अब ज्यादा बचत। अरे तुम्हें नहीं पता है, मेरे सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इसके बाद उसने गीता को सारी बात बताई। गीता को जब पता लगा कि उसकी दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल गई है तो वो अपने पति की मदद करने के लिए तैयार हो गई और फिर अगले दिन आकर वो फिर से मिट्टी के बर्तन में कबाब बिरयानी बनाने लगी। वहीं लोग उसकी कबाब बिरयानी की खुशबू सूंघ कर
फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। ये देखकर रमेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने आप से कहा, ये नहीं हो सकता है, मैं अपनी बिक्री को गिरने नहीं दूंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये कहकर उसने अगले दिन कबाब की संख्या बढ़ा दी। पर कबाब की संख्या बढ़ाने के बाद भी उसकी बिरयानी कोई नहीं खाने आया, तो उसने अपनी बिरयानी के दाम बढ़ाकर मात्र 10 रुपए कर दिए। यानी कि पहले जो 50 की थी वो अब बस 10 रुपए में बिक रही थी। ये देखकर सभी गांव वाले उसकी कबाब बिरयानी पर टूट पड़े। पर जब गांव वालों ने उसकी भरपेट बिरयानी खाई तो अगले दिन उन लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से गांव वालों ने रमेश को खूब पीटा। तो रमेश ने बताया, मैंने खराब कबाबों को बिरयानी में डाला था, क्योंकि अगर सही डालता तो मुझे बहुत नुकसान हो जाता, और वैसे भी मेरी दुकानदारी कम हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर गांव वालों ने उसकी खूब पिटाई की और उसे वहां से भगा दिया। ये देखकर सोहन बहुत खुश हुआ और अब वो आराम से अपनी कबाब बिरयानी बेच रहा था। वहीं उसके मन से भी लालच बिल्कुल निकल चुका था, क्योंकि उसने जान लिया था अगर वो बचत के चक्कर में लालच करेगा तो उसकी दुकानदारी हाथ से चली जाएगी। इसीलिए वो ईमानदारी के साथ अपनी दुकान चलाने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच के चक्कर में आकर बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, और अहंकार के चक्कर में अपनों से लड़ाई झगड़ा भी हमें खुद ही भारी पड़ जाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच और अहंकार नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं आलसी पत्नी। 2 महीने पहले ही रामू की शादी मालती नामक एक महिला से होती है। रामू अपनी बूढ़ी माँ और पिताजी के साथ रहा करता था। वो सोचता था कि शादी के बाद बूढ़े माँ बाप को आराम मिलेगा, बहू आकर घर के सारे काम करेगी। लेकिन हुआ एकदम उल्टा। मालती दरअसल एक नंबर की आलसी महिला थी और साथ ही उसे पादने की भी बहुत बुरी आदत थी। वो कहीं भी किसी के भी सामने पाद दिया करती थी। अरे भाग्यवान, जरा हाथ पर हिला लिया करो, जंग लग जाएंगे। बेचारे मेरे माँ बाप बहू होते हुए भी काम कर रहे हैं, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती क्या? अजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे वैसे मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मुझसे इतना बोला नहीं जाता। अच्छा जी, मैं ना सोने जा रही हूँ, आप खाना बना कर रखिएगा, ठीक है? ऐसा बोलकर वो सोने चली जाती है। हे ईश्वर, ये कैसी बीवी दे दी है आपने, पदोड़ी पत्नी। ये तो मुझसे ही काम करवाती है और खुद केवल पादती है। मालती उठकर एक गिलास पानी तक लेना पसंद नहीं करती थी। इसमें भी उसे आलस आता था। अजी सुनिए ना, 1 गिलास पानी दे दीजिए, बड़ी प्यास लग रही है और मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। दे दीजिए ना प्लीज। अरे जरा तो शर्म करो, हर वक्त सोई रहती हो और पादती रहती हो। बता देता हूँ मालती, 100 आलसी मरे होंगे जब तुम्हारा जन्म हुआ होगा। इतना आलस भी ठीक नहीं है। ओहो जी, आप भी ना हर बात पे बस लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ ना कि मैं इतना बोलकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती, समझे आप? और इतना बोलकर मालती वापस से बात देती है। उफ, ये नहीं मानेगी। देखते ही देखते वक्त गुजरता जाता है और गुजरते वक्त के साथ साथ मालती अब और भी ज्यादा आलसी होती जाती है। अरे बहू, जरा देख तो दरवाजे पर कौन आया है? ओहो माँ जी, आप भी ना इतना परेशान मत होइए। जो कोई भी होगा थोड़ी देर दरवाजा पीटेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। अब वैसे मेरा पेट भी थोड़ा भारी भारी लग रहा है। और इतने में मालती फिर से बात देती है। हे भगवान, इस लड़की में तो जरा भी शर्म नहीं है। सास सामने खड़ी है और देखो तो इसे, ये है कि जोर जोर से बस बातें जा रही है। तुझे तो कुछ बोलना ही पाप है। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि दरवाजे पर कौन है। वही तो माँ जी, अब ये काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि मुझसे कहाँ कोई काम हो पाता है। मैं कितनी आलसी हूँ।
मुझे तो लगता है कि भगवान ने मुझे काम करने के लिए बनाया ही नहीं है। मालती भी अब खुद को आलसी मानती थी और उसे ऐसा लगता था कि वो कोई काम नहीं कर सकती। जब भी वो काम करती थी तो तुरंत थक जाती थी और इसीलिए वो कोई भी काम करना पसंद नहीं करती थी। वो बस सोती थी और खाती थी। हे भगवान, खाना खाना भी कितना मुश्किल काम है। कितनी बार मुंह चलाना पड़ता है इसमें। अरे मैं तो खाते खाते ही थक जाती हूँ। कितना अच्छा होता ना कि मेरा पेट खुद ब खुद ही भर जाता और मुझे मुंह चला चला कर खाना भी नहीं खाना पड़ता। ऐसे पाद के वाकई बड़ा मजा आता है। रामू अपनी पत्नी से अब परेशान हो चुका था। वो मालती को काम करते हुए देखना चाहता था, लेकिन मानो अब उसे ये संभव ही नहीं लगता था। मालती को पैसों का बहुत लालच था। वो जहाँ भी पैसे देखती तुरंत उठाकर अपने पास रख लेती। रामू अक्सर एक पंडित जी के पास जाया करता था। उन पंडित जी के एक भी बच्चे नहीं थे। वो रामू को ही अपना बेटा मानती थी। मालती की आलस से परेशान होकर रामू पंडित जी से सुझाव मांगता है। पंडित जी, अब आप कुछ बताइए जिससे मैं अपनी पत्नी का आलस ठीक कर सकूं। अच्छा, एक काम करो, अपनी पत्नी को कल साथ में लेके आना, फिर बात करते हैं। अब रामू घर आकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है और अगले दिन मालती को किसी बहाने से पंडित जी के पास लेकर जाता है। ओहो जी, ये कहाँ ले आए आप मुझे? कितना चलाया आज आपने मुझे, वो भी इसके लिए। बेटा, तुम्हारे काम की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, सुन तो रही हूँ। अब आप बोलिए भी। क्या तुम करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बनना चाहोगी? अब पैसों का नाम सुनते ही मालती के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्या? करोड़ों की मालकिन? जी, बिल्कुल, मैं जरूर बनना चाहूँगी। अरे थोड़ा संभालो, वरना उड़ जाएगा आपका भविष्य पाद के साथ ही। अरे वो माफ कीजिए, गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। आप उसे इग्नोर कीजिए और अपनी बात बताइए। अच्छा, तो वापस आते हैं जरूरी बात पे। उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ, बताइए क्या करना होगा मुझे? 1 महीने तक सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम तुम्हें करना होगा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तुम्हें जिम्मेदार बनकर दिखाना होगा। फिर मैं अपनी पूरी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा, क्योंकि मेरा ना कोई बच्चा है ना कोई करीबी, इसलिए मैं अपनी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। ठीक है अजी, चलिए ना, चलकर जरा जमीन तो देख ले। ओहो, रोको कभी तो इसे। वैसे मालती, मैंने सब देख लिया है, सब बहुत बढ़िया है। पंडित जी तो मुझे सारी जमीन देने की बात कर रहे थे, मगर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं, मेरी पत्नी को दे दीजिए। ऐसा सुनते ही मालती बहुत खुश हो जाती है और बिना कुछ सोचे समझे फटाक से हाँ बोल देती है। करोड़ों की बात सोचकर मालती घर आते ही अब सारा काम शुरू कर देती है। हाँ, शुरुआत में उसे थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे वो हर एक काम करने लगती है और वो भी बहुत अच्छे से। वाह भगवान, आज का सूरज कहाँ से निकला है? मालती तो एकदम बदल गई। 1 महीने तक लगातार मालती घर का सारा काम करती है, वो भी हंसी खुशी। और इसके बाद अब वो पंडित जी के पास आती है। अब पंडित जी, मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं और हाँ, वो भी पूरी जिम्मेदारी से। अब आप बस जल्दी से अपनी पूरी संपत्ति मुझे दे दीजिए। कौन सी संपत्ति? बेटा, यहीं छोटी सी मंदिर में मेरा छोटा सा बसेरा है। ये सब तो मैंने तुम्हें सीख देने के लिए कही थी। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता पंडित जी। ऐसा करके तो आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अभी भी तुम्हें ये लगता है कि तुम कोई काम नहीं कर सकती? तुम कुछ भी करोगी तो थक जाओगी, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा। इतना सुनते ही अब मालती सोच में पड़ जाती है। अरे हाँ पंडित जी, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं।
मैं तो खुशी खुशी में ये बात ही भूल गई कि मैंने अकेले ही घर का सारा काम किया और वो भी 1 महीने तक। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने बिना थके सारे काम कर लिए। पंडित जी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी और अब मैं घर के सारे काम करूंगी और फिर मुझे कोई आलसी भी नहीं बोलेगा। अब आया ना डबल मजा। मालती तभी रामू के साथ घर आ जाती है। रामू सारी बातें माँ को बताता है। अरे वाह, अगर ऐसा है तब तो ये बहुत बढ़िया बात है बेटा। लेकिन अब ये बता, इसकी आलस की आदत तो दूर हुई, लेकिन इसके पादने का क्या करें? अरे माँ, इसका इंतजाम भी हो गया है। पंडित जी ने एक जड़ी बूटी दी है, उसे खाने से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके बाद मालती घर का सारा काम करने लगती है और आलस बिल्कुल त्याग देती है। जड़ी बूटी भी काम करती है और मालती के पादने की भी आदत धीरे धीरे बंद हो जाती है। अब ये देखकर रामू बहुत खुश होता है और पंडित जी को बहुत सा धन्यवाद देता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो बेल आइकन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।